हेलो, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सही होंगे, मस्त होंगे और इस पैंडेमिक का भरपूर इसका अच्छा इस्तेमाल करते होंगे। मैं एके फ़िलासफ़ी में आज से पढ़ाने जा रहा हूँ। दैट्स माय फर्स्ट क्लास और मेरा नाम अनीक है। आई एम अनीक सर और मेरी फैकल्टी रहेगी इकोनॉमिक्स की। मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा और अच्छे से पढ़ाऊँगा और आप सभी लोग अच्छे से बस पढ़िए, बस लगे रहिए। आपको सब कुछ समझा दूंगा, सब कुछ अच्छे से बता भी दूंगा और आपको लगेगा कि हाँ आप एक जस्ट लाइक कि आप कोई इमेज नहीं देख रहे हैं, कोई पिक्टोग्राफ भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पिक्टोग्राफ की फीलिंग आएगी, आपको इमेज की फीलिंग आएगी। और मुझे लगता है कि इमेजिनेशन के द्वारा ही पढ़ना चाहिए। इफ़ यू कैन इमेजिन द थिंग्स मीन्स यू कैन रिकॉल द थिंग्स। अगर आप किसी चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं मतलब उसको रिकॉल कर सकते हैं, दैट्स द पॉइंट। सबसे पहले मैं एक क्वाइट बोलता हूँ जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पार्किंसन सर का था, वो ये था कि वर्क एक्सपेंड टू द टाइम अलाउड फॉर इट। इसको देख कर बता रहा हूँ, ज़रूरी भी है। तो इसमें यह कहा गया है कि आपका काम आपकी सोचने पर निर्भर करता है। आप किसी काम को कितने समय में कंप्लीट कर देंगे ये आपकी सोचने पर निर्भर करता है कि आप किसी चीज़ को सोच कैसे सकते हैं, किस प्रकार सोच रहे हैं। तो आपका काम आपकी सोच पर डिपेंड करता है। आप किस प्रकार सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, इसमें भी डिपेंड रखता है। जस्ट जो ये क्वाइट है, वर्क एक्सपेंड टू द टाइम अलाउड फॉर इट, इसका मतलब ये है कि आपका काम तब तक आपके द्वारा टाला जा सकता है जब तक आप चाहें। और इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि आपका काम विद इन टाइम में हो सकता है अगर आप चाहें। तो आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और हाँ, यूपीएससी वाले जो हूँ उनके लिए कहता हूँ, फ़िलहाल मैं भी यूपीएससी में क्या एग्ज़ाम्स मैंने दिया है, तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहेगा, मैं उसको भी शेयर करूँगा आप लोगों को। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ यही बैंकिंग इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बैंकिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसके द्वारा लड़कों को एक कुछ चीज़ों का ना, जो एक देश दुनियादारी में तुम्हारी सोसाइटी में, लोकेलिटी में जो चीज़ें चलती रहती हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत आसानी होगी अगर आप लोग बैंकिंग के चैप्टर को समझ गए तो सबसे पहले मैं अगर इकोनॉमिक्स शुरू करूं तो मेरा ये ड्यूटी है फ़िलहाल कि मैं आप लोगों को ये चीज़ बता सकूं कि इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमिक्स क्या है। क्योंकि कई लड़कों को मैंने देखा है कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों को मतलब ऐसे ही बोल देते हैं भाई, कि मतलब इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमिक्स क्या है। मेरे कई दोस्त हैं जिनसे मैं अगर बात करता हूँ तो जैसे बोलूँ भाई मैं आज इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ, अगर मैं उनसे बोलूँ कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, भाई उनसे कोई मतलब ही नहीं, तो कुछ भी कर। तो ये चीज़ मैंने देखा है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि आखिर इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है। तो जैसे कि ये शब्दों से ही पता चलता है, इकोनॉमी मनी को दिखाता है। इकोनॉमी दैट इज द सिस्टम ऑफ मनी, मीन्स हाउ यू आर क्रिएटिंग द सिस्टम, हाउ यू आर मेकिंग द सिस्टम, कि अपने मनी को किस प्रकार से आप अच्छे से रख सकते हैं, ये इकोनॉमी में आता है। इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं। थ्योरेटिकल मतलब कैसे, कि जैसे कि आप पढ़ते होंगे, जैसे कि आप कुछ भी पढ़ते हैं, E=mc² वगैरह वगैरह समथिंग, कुछ भी आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप नहीं वो थ्योरी पढ़ते हैं उसकी। तो थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके बाद आप थ्योरी क्लास लेने के बाद आप जाते हैं प्रैक्टिकल करने उसी का। जैसे जी का मान निकालना हो तो आप जाते हैं उसका प्रैक्टिकल करने। जब प्रैक्टिकल करते हैं तब आप लोगों को पता चलता है कि हाँ यार जी का मान ये है। तो उसी प्रकार इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स काम करती हैं। इकोनॉमी जो होता है ये प्रैक्टिकल बेस में होती है, इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं कहीं भी। इसको प्रैक्टिकली मतलब समझ रहे हो ना, कि जैसे कि आप अगर मार्केट जा रहे हो तो आप जस्ट कि अपने दिमाग में आप ये समझ कर जाएंगे पूरा, पहले उसका एक थ्योरेटिकल बना लेंगे, मतलब उसका इकोनॉमिक्स पूरा दिमाग में डाल देंगे कि आपको इतना पैसा ले जाना है, आपको इतने में सब्जी खरीदना है, आपको इतने में आटा दाल चावल समथिंग जो भी आपको खरीदना है, वो सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में रख लेते हैं, तब आप मार्केट जाते हैं। और जैसे ही आप मार्केट जाना शुरू किए तब आपको समझ में आ जाता है कि अब आप इकोनॉमी में अंदर जाने वाले हैं, इकोनॉमी के आप पार्ट बनने वाले हैं, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। मतलब आप बहुत ही बड़े वाले होने वाले हो, मतलब कि कंट्रीब्यूटर, जैसे है ना कि टैक्स वगैरह आप
क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आप कुछ भी खरीदेंगे टैक्स कटेगा, टैक्स में भी यही सारी चीज़ें हैं कि किस प्रकार से टैक्स लेते हैं। आजकल तो वैसे भी 2 प्रकार से टैक्स लेती हैं, एक यूनियन गवर्नमेंट भी लेती है और एक तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है, जिसमें जीएसटी आता है। जीएसटी में ही फिलहाल ये सारा चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको, जीएसटी क्या होता है सब कुछ बताएंगे, आप चिंता ना करिए कि मतलब आपकी लाइफ में जो सारी चीज़ें होती हैं उसको सॉल्व करवाएंगे, और दूसरी बात जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं उन सारी चीज़ों को भी हम बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि इकोनॉमी जो होता है प्रैक्टिकल होता है, इकोनॉमिक्स जो होता है थ्योरेटिकल होता है। अब इन सारी चीज़ों को समझने के बाद जैसे कि मैं समझाना चाहता हूँ बैंकिंग, मैं अपने भारत देश में और विश्व में कैसा क्या सिस्टम चलता है उस सारी चीज़ों को आपको समझाने वाला हूँ। अब बैंकिंग का कॉन्सेप्ट कैसे आया भारत में, अगर किया जाए देखा जाए तो किस प्रकार से इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो भारत में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बैंकिंग चीज़ को, कि मतलब देखो होता क्या है ना कि भाई घरों में होता है बजट एक बनाया जाता है, और उस बजट को बनाने के लिए एक तिजोरी बनाई जाती है कि मतलब तिजोरी में रखना होता है। जैसे मम्मी रख लेती हैं तिजोरी में क्या रखती हैं, पैसा रखती हैं। जैसे तुमको कोई काम होता है तो मम्मी, सिंपल सी बात भाई, मम्मी तो एक प्रकार से ना वर्ल्ड बैंक की तरह काम करती हैं वर्ल्ड बैंक की तरह, कि एक काम करो हम आपको दे देते हैं, आप जाइए उड़ाइए, कोई बात नहीं, फ़िलहाल मजाक कर रहा हूँ। तो पॉकेट मनी से भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हमें कुछ पैसे खर्च करना होता है तो सबसे पहले हमें उस पॉकेट को भरना पड़ता है, देन आफ्टर हमको मार्केट जाना पड़ता है। मार्केट वगैरह में जाते हैं तो सारी चीज़ें फिर उसमें खर्च होता है, और जब खर्च करते हैं तो इकोनॉमी जनरेट होती है बाय द वे। सो हम सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट बैंक इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस प्रकार से एक देखो, जब कोई चीज़ इंट्रोड्यूस होता है या तो इस्टेब्लिश होता है तो उसके लिए एक थॉट होती है, एक दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कि यार देखो ना, इसको ऐसे तैयार करेंगे, इसमें ऐसा ऐसा कुछ होगा, देन आफ्टर हम इसको ऐसे अप्लाई करेंगे, इसमें ये सिस्टम डालेंगे, इसमें ये पॉलिसी डालेंगे, इसका ये बोर्ड बनवाएंगे, इसमें इतने लोगों को रखेंगे ताकि ये सारी चीज़ें उस सिस्टम को मतलब एक प्रकार से मैनेज कर सके। तो उसी प्रकार जब हमारे भारत देश में ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स के माइंड में सिंपल सी बात आया होगा कि भाई अगर यहाँ पर हम अगर इकोनॉमिकल एक्टिविटी अगर चलाना चाहते हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, तो सिंपल सी बात उनको मनी की ज़रूरत होगी, उनको मनी रखना पड़ेगा और मनी डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, एक हिसाब से रिजर्व भी रखना पड़ेगा उस मनी का। तो उन्होंने 1770 में 1970 में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान में ही फिलहाल तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब होता ये है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया मीन्स 1770 में। अब होता ये है कि मान लो अगर अब आपकी घर में ही है, मान लो मम्मी आपकी पैसा रखती हैं, तो मम्मी आपकी पैसा रखती हैं, मान लो कि कभी पैसा चोरी हो गया मान लो आपने ही निकाल लिया, एक मजाक का पोर्शन नहीं, रियलिटी बता रहा हूँ, मान लो आपने ही निकाल लिया, तो पापा जब आते हैं तो पूछते हैं कि भाई ये पैसा क्या हुआ, तो मम्मी बताती हैं कि पैसे या तो खर्च हो गए, या तो फिर अगर वो सही बता दिए कि पैसे गायब हो गए तब तो फिर मम्मी को शायद पैसा भी ना मिले, है ना, ऐसा ही तो होता है। देन आफ्टर क्या हुआ, पापा ने कहा ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, खर्च हो गया, फिर उन्होंने पैसा दिया, फिर इकट्ठा किया पापा ने, फिर उन्होंने पैसा दिया। अब पापा ने इकट्ठा किया जो पैसा, अब वो पैसा फिर गायब हो गया मतलब तुमने फिर मार दिया। अब जब तुमने फिर मार दिया तो होगा क्या, अब मम्मी को कन्फ्यूज़न होगा कि यार हो क्या रहा है, ये मतलब क्या हो रहा है, कैसे मैं इसको अब एक्सप्लेन करूँगी। पैसे बहुत ज़्यादा मार लिए, तिजोरी से गायब कर दिया आपने। तो इस बार मम्मी क्या कहती हैं कि देखिए पैसे इस बार हुए चोरी, मतलब गायब हो गए हैं। तो इससे क्या होता है, जब चोरी हुआ, गायब हुआ, तो पापा को समझ में आया कि यार ऐसा है, अब अपनी मोहतरमा को पैसा नहीं देना है। और जब मोहतरमा को पैसा नहीं देना है तो सिंपल सी बात, वो बैंक हुआ कोलैप्स का मतलब हुआ ढह गया, कि मतलब अब वो बैंक ख़त्म हो गया। तो उसी प्रकार बैंक ऑफ हिंदुस्तान में भी यही कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। फिलहाल इसको लिखना नहीं जो मैंने बताया है, क्योंकि जो लड़के मेंस लिखने वाले होंगे
अगर ऐसा लिख देंगे। हाँ, लेकिन एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कोलैप्स के, मतलब कोलैप्स कैसे हुआ। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में ये इस्टेब्लिश होता है, फिर उसके बाद 6-7 साल चलते हैं। लेकिन उसी प्रकार जैसे कि बताया ना कि अगर फाइनेंस की कमी हो गई या तो फिर इस प्रकार से उसका सिस्टम जो हो गया पूरा फेल हो गया, पूरा कोलैप्स हो गया। जैसा कि रिसेंट एग्जाम्पल में तुम देख सकते हो, बहुत सारे बैंक्स हैं जो कोलैप्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनका मर्ज कर दिया जाता है। मर्ज करने के बाद एक नया कोई संस्था, मतलब कोई नया इंस्टीट्यूशन, लाइक कि कोई नया इंस्टीट्यूशन आप बैंक तैयार कर देते हैं। तो इस प्रकार काम करता है। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान कोलैप्स हो गया। फिर उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी अवधारणा दी गई। जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अवधारणा दी गई तो इसका भी वही हाल हुआ, ज़्यादा नहीं चला। इसकी भी जो एक मॉनेटरी पॉलिसी थी, जो एक सिस्टम था जो चलाने का, वो फेल हो गया और ये भी फेल हो गया। देन आफ्टर आता है आपका एक कॉन्सेप्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। लेकिन अभी स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम नहीं पड़ा, ये एक हिस्ट्री है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे, ब्रिटिशर्स जो आए थे, तो ब्रिटिशर्स एक काम किए थे, बहुत अच्छा काम किए थे। जब आप रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ना क्या किए थे वो लोगों ने, उन्होंने सबसे पहले एक कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जस्ट लाइक उन्होंने 1773 में निर्माण करवाया था। तो क्योंकि भाई उनका काम है, उनका काम पड़ेगा, मान लो कोई प्रॉब्लम हुआ तो कैसे वो करेंगे। तो उस हिसाब से उन्होंने समझा बूझा और हाई कोर्ट का निर्माण करवा दिया। उसी बीच क्या होता है, एक बैंक ऑफ कलकत्ता जो एक किसी एक्ट के द्वारा ही खोला गया है, एक्ट का मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम। तो बैंक ऑफ कलकत्ता, क्यों बैंक ऑफ कलकत्ता खुला? क्योंकि आपको पता है कि जो भी उस वक्त प्रेसिडेंसी थी, एक हिसाब से कह दो कि जो भी उस वक्त एक गवर्नमेंट जो चलती थी ब्रिटिश की, वो गवर्नमेंट कहाँ सबसे पहले चली थी? कलकत्ता में ही। कलकत्ता को इन्होंने सबसे पहले इनेक्स किया, कि मतलब इन्वेजन वहाँ पर किया, एक हिसाब से इन्वेजन ही है कि वहाँ पर कब्जा उन्होंने जमाया और अपना हुकूमत चलाने लगे। तो 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता का उन्होंने निर्माण करवाया। अब 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता का निर्माण होता है। देन आफ्टर आपको पता होगा बॉम्बे में भी उनकी प्रेसिडेंसी चलती थी, मतलब वो हुकूमत चलती थी अच्छे से। मद्रास में भी उनकी हुकूमत चलती थी। तो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, यहाँ पर उन्होंने क्या करवाया? बैंकों का निर्माण करवाया। अब जब बैंकों का निर्माण करवाया तो उसमें क्या होता है, देखो मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ कि आप लोग इसकी स्थापना जो है ना वो ढूंढ लीजिएगा गूगल से, बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी कुछ काम मिले। चाहता तो मैं लिख देता, कोई बड़ी बात नहीं थी, बट आप लोगों को भी कुछ काम मिले। मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा, उसको आप बस दिल थाम कर, मन को थाम कर बैठ जाइए बस। अब देन आफ्टर क्या होता है कि उनके दिमाग में आया कि यार ऐसा करते हैं कि ये जो 3 बैंक है इनको एक सुपरवाइज कर देते हैं, मतलब एक बड़ा सा बैंक का निर्माण करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अब उस वक्त क्या था ना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का इन्होंने निर्माण करवा दिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण इन्होंने करवा दिया। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण करवा दिया तो उसके बाद जो ये सारे तीनों बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के जो बैंक थे इसी में मर्ज हो गए। जो आज भी आप देख सकते हैं, जब मर्जिंग वाला सिस्टम चल रहा था, इंदिरा गांधी के भी समय में काफ़ी चीज़ें चली जो मर्ज की गई, कई बैंक का मर्ज हुआ। दो क्या होता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का वो निर्माण होता है। देन आफ्टर उसको 1955 में इसको SBI का नाम दे दिया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि सिंपल बात भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों कहा गया? स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया देने का मतलब यही था क्योंकि उस वक्त शुरू हमारा भारत देश हुआ था आज़ाद। और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें सिंपल सी बात लिखा हुआ है कि उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वहीं से आया, वहीं से इसका कॉन्सेप्ट भी था और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। आप लोग इतना लिखना चाहें तो थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हाँ ये इसको सर्च कर लेना आप लोग, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ आपको, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हैं ना। मैं आपको अगर पढ़ाना बैठ जाऊँगा तो फिलहाल आप नहीं समझ पाएंगे एक क्लास में, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं पढ़ाऊँगा कि किस प्रकार से क्या हुआ।
अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे भारत देश में किस प्रकार से बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। नेशनलाइजेशन बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे बताना बहुत ज़रूरी होता है। गर्मी काफ़ी है फ़िलहाल, तो आशा करता हूँ इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं इसको अभी नहीं मिटाऊँगा, ऐसे ही लिखा रहेगा ये इसे में। देन आफ्टर देखिए इंदिरा गांधी के आवाज़ आ रही है। एक था बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट, तो इसको सबसे पहले समझते हैं। बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट ऑफ 1969, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जी ने सारे बैंकों को, सारे बैंक नहीं, उस वक्त उनके दिमाग में जो था, उन्होंने 14 बैंक और 6 बैंक, उन्होंने 14 बैंकों को किया और दूसरी सरकार ने 6 बैंकों को नेशनलाइज किया। अब 14 बैंक को उन्होंने 14 बैंकों को जब उन्होंने नेशनलाइज किया तो उसमें उन्होंने शर्त रखी, क्योंकि उस वक्त क्या था, सारे बैंक थे, कोई कॉरपोरेट चलाता था, जैसे कॉरपोरेट आज भी जैसा अडानी अंबानी लोग हो गए, तो इस प्रकार के लोग पहले उस बैंकों को चलाते थे। कुछ फॉरेनर्स भी थे जो यहाँ पर उन सारी चीज़ों को संचालन करते थे। तो यहाँ पर 14 बैंक थे, तो 14 बैंकों को मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा अभी, तो उसके हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। और 6 बैंक थे जो 1980 में इसको नेशनलाइज किया गया। तो 14 बैंकों में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक के हिसाब से मैं आपको याद दिलवाऊँगा। ट्रिक ये है कि देखो, पहले इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, आप इसका ना स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्योंकि आप अगर सब कुछ बनाना बैठ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग कर लेंगे कुछ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर उसके बाद PDF आपको ना अवेलेबल करवा दिया जाएगा समय के हिसाब से, लेकिन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी इसकी PDF की कोई ज़रूरत नहीं फ़िलहाल। तो उस चीज़ को मैं बताता हूँ किस प्रकार से आप समझ सकते हैं। मैं भी किसी सर से पढ़ा था फ़िलहाल, उसे आप ऐसे समझिए, ABCDII, कैसे ABCDII। अभी इसका मतलब फ़िलहाल बताता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। USP, इसमें 14 बैंक जो थे उनको मैं डिस्कस करूँगा कि मतलब उनको नेशनलाइज किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी 1969 में, तो अब इसलिए कि वही करेंगे। तो ऐसे मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इलाहाबाद बैंक, जो इलाहाबाद में भी है, ये इलाहाबाद बैंक है, ऐसे लिखूँगा, आप लोग बोलता जाऊँगा तो उसको लिखते जाइएगा। ये है इलाहाबाद बैंक। फिर उसके बाद आपका आता है बैंक ऑफ इंडिया और BOB, इसको ऐसे थोड़ा सा लिखते जाते हैं। बैंक ऑफ इंडिया भी आप लोगों ने देखा होगा, इसको BOI लिख दो, फर्स्ट सेकेंड लिख दो BOB, है ना, BOB समझ रहे हो, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सॉरी, बैंक ऑफ बड़ौदा। और एक और चलता होगा, देखते होगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, काफ़ी अच्छा है ये भी, इंटरेस्ट रेट इसका अच्छा है, यहाँ पर आप खुलवा सकते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो फिलहाल इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है पता है आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। फिलहाल हेडक्वार्टर सारे देख लीजिएगा अगर आप लोगों को ज़रूरत हो, जो बैंक में ज़्यादा रुचि रखता हो, क्योंकि इसके हेडक्वार्टर इतनी ज़रूरत नहीं है। SBI वगैरह ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको तो बताया जाएगा, लेकिन अभी सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी नहीं है इतना। फिर उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे CBI। अच्छा, लिखते जाइए आप, मैं अगर बताता जाता हूँ आपको, आप लिखते जाइए। यहाँ आप लिखिए CBI मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद C में ही लिखिए आप कैनरा बैंक। देन आफ्टर आपका आएगा देना बैंक में D, देना बैंक। फिर उसके बाद I है, तो I में आप देखेंगे इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो यहाँ पर एक आया इंडियन ओवरसीज़ बैंक, मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूंगा। फिलहाल आप लोग चिंता ना करिए, जो आपको बताने लायक होगा मैं उसको बता दूंगा।
इंडियन ओवरसीज बैंक। अब इंडियन ओवरसीज बैंक क्या होता है, मुझे लगता है कुछ लड़कों को पता होगा ओवरसीज का मतलब क्या होता है। ओवरसीज का मतलब होता है कि ये किसी एक विद इन टेरेटरी में तो है, लेकिन वो फॉरेनर्स के लिए है। फॉरेनर्स मतलब जैसे कि ओवरसीज का मतलब यही होता है कि जैसे कि मालदीव्स का कोई आदमी है, वो खुलवाना चाहता है तो यहाँ पर खुलवा सकता है ये आराम से। फिलहाल आप भी खुलवा सकते हैं, लेकिन इंडियन ओवरसीज बैंक ये कहीं आप इसके शाखा आप कहीं दूसरे मालदीव्स में दे सकते हैं, इंडोनेशिया वगैरह समथिंग, जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपको इस प्रकार के बैंक देखने को मिल जाएंगे, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि ओवरसीज मतलब ये कि टेरिटरी के विद इन में रहते हुए टेरिटरी के अपर भी है, इसके बाहर भी आप इस प्रकार के बैंक देख सकते हैं। देन आफ्टर उसके बाद आपका आता है यू। तो यू में यूसीओ, ये यूसीओ बैंक क्या है, ये यूनियन कमर्शियल ऑर्गेनाइज्ड बैंक है। आप इसको भी सर्च करके थोड़ा देख लीजिएगा इसके बारे में, क्योंकि ये ऐसा बैंक है जिसमें कमर्शियल जब शब्द जुड़ जाता है तो कमर्शियल वाले थोड़ा जो बैंक के लड़के होंगे जो मान लो वो तैयारी कर रहे होंगे, तो वो ये सारी चीज़ें सर्च करके थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सब कुछ बताने लगूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये क्लास जल्दी ख़त्म होगी, बहुत ब्रॉड हो जाएगा ये क्लास। तो यूसीओ आप देख सकते हैं। देन आफ्टर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया देख सकते हैं। और फिर उसके बाद आप आएंगे यस से। तो यस से आप बहुत अच्छा नाम सुने होंगे, सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट, फिलहाल इसके बारे में तो पता होगा लड़कों को, सिंडिकेट बैंक, ठीक। और फिर उसके बाद आप पी से देखेंगे तो वही पंजाब बैंक। शायद इसके बारे में ना बताना पड़े पंजाब बैंक के बारे में, क्योंकि ये लोग ना, इन लोगों को सिस्टम बस वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की तरह काम कर रहा है कि अगर आरबीआई ने इसका साथ नहीं दिया होता ना तो आज इसका हाल यही होता बैंक ऑफ हिंदुस्तान कि मतलब कोलैप्स। वही जो बताया ना आप लोगों को कि जैसे पिताजी को पता चल गया पापा को कि मम्मी का पैसा इधर उधर जा रहा है, कोलैप्स करवा दिया उन्होंने तो तिजोरी को, तो बस हो गया। उसी प्रकार है पंजाब बैंक। तो थोड़ा सा देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर उसके बाद मैं जो 6 हैं उसको भी बता देता हूँ। ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि कभी कभी ना एग्ज़ाम में पूछ लेता है ये सारी चीज़ें कि इन निम्नलिखित में कौन से, मतलब इंग्लिश वालों को बता देता हूँ कि इन द बेलो सर्च विच बैंक हैज़ नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी इन 1969। तो अगर आप लोगों को पता होगा कुछ चीज़ें, क्योंकि सारी चीज़ें देखो नहीं पूछेंगे, कुछ चीज़ें ही पूछेंगे, और जब कुछ चीज़ें पूछेंगे और कुछ चीज़ों में तुम्हें कुछ चीज़ें नहीं आएंगी तो फिर समझ लीजिए ख़त्म, बेकार, कोई मतलब नहीं। तो वो 6 बैंकों के बारे में बताता हूँ जो 1980 में हुए थे नेशनलाइज्ड। थोड़ा सा लिख देता हूँ, 1980 नेशनलाइज्ड हुए थे ये। नेशनलाइज्ड मतलब इसको राष्ट्रीयकरण दिया गया, नेशनलाइजेशन। अच्छा हाँ, इसको नेशनलाइजेशन एक्ट के द्वारा, नेशनलाइजेशन बैंक मतलब कि जो अभी मैंने बताया था नेशनलाइजेशन एक्ट ऑफ 1969, तो उसी को अमेंडमेंट करके 1980 में, देखो होता ये है कि जब कोई सारी चीज़ें, कोई चीज़ नई चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाती हैं तो पार्लियामेंट में वो चीज़ जब सेशन बैठती है, सत्र जब होता है ना, तो पार्लियामेंट उसको डिसाइड करती है क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो उसी प्रकार जैसा कि आपने कई प्रकार के बिल्स देखे होंगे, जैसे जीएसटी बिल्स वगैरह देखा होगा, तो जीएसटी वगैरह में क्या होता है, जैसे कि अभी कोई भी बिल आएगा ना, कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस होगा तो इसको एक टाइटल दे दिया जाता है कि 2019 में हुआ कि 2021 में हुआ। तो इस प्रकार से ना हमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात होती है बस, और ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं फिलहाल। तो इसका भी मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के द्वारा ही, बहुत अच्छा है। AC ऑन VP मतलब AC ऑन करो BP भाई, कुछ भी फिलहाल बोल सकते हो तुम, अपने हिसाब से समझ सकते हो इसको। तो A का मतलब आई थिंक इलाहाबाद को छोड़कर अपने दिमाग में चीज़ रखना चाहिए कि वो चीज़ 14 वाले में चला गया। अब आपका 6वें में आएगा जो 6 हुए थे, आंध्रा बैंक, फिर एक है कॉपरेशन बैंक, फिर एक है ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स, फिर उसके बाद है न्यू बैंक ऑफ इंडिया, फिर है एक विजया बैंक, और एक है पंजाबंद सिंध बैंक। ये पंजाब नहीं है, पंजाबंद, थोड़ा इसको लिख देता हूँ बस हो गया। इसको आप थोड़ा सा पंजाबंद सिंध समझो, पंजाबंद सिंध बैंक। तो ये वाला पता है आपको, आंध्रा हो गया,
फिर से बता देता हूँ, ए से आंध्रा, सी से आपका हो जाएगा कॉर्पोरेशन बैंक, और ओ से होगा ओरिएंटेड बैंक ऑफ इंडिया, एन से आपका हो जाएगा न्यू बैंक ऑफ इंडिया, एंड देन आफ्टर बी से हो जाएगा आपका विजया, और पी से हो जाएगा आपका पंजाब एंड सिंध बैंक। तो आशा करता हूँ इसको आप तुरंत नोट डाउन कर लिए होंगे। ये सारी चीज़ें देखो जानना इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी ना एग्ज़ाम्स में इस प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं। और हाँ, इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी होती है कि हमको थोड़ा नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि सरकार किस प्रकार से काम करती है, किसी चीज़ को कब उसको गवर्नमेंटेड में बदलती है और कब उसको प्राइवेट में ही रखे रहती है। तो ये सारी चीज़ें फ़िलहाल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। तो एक कॉन्सेप्ट समझना होता है और कुछ नहीं। अब देखो हमें ये चीज़ भी समझना है कि एक चीज़ होता है इन्फ्लेशन। मैं आपको बता देता हूँ इन्फ्लेशन। आप जब जो एक मैंने आपको अभी 1969 वाला बताया था कॉन्सेप्ट, 1969 में जब 14 बैंक तुम्हारे नेशनलाइज्ड हुए थे, तो जब 14 बैंक नेशनलाइज्ड हुए थे तो उसमें क्या था, एक बैंकों को दिखाना होता था कि हमारे पास इतना एसेट है। जैसे कि आज भी बैंक जब बनते हैं तो एक इन्फ्लेशन के द्वारा उसको मनी दिखाया जाता है कि उसके बैंक में कितना मनी है, उसके बैंक में कितना मनी है जिसके द्वारा उसको नेशनलाइज किया जा सके। तो 1969 में 14 बैंक जब हुए थे तो उस वक्त सिर्फ 50 करोड़ थे। यस, 50 करोड़। 50 करोड़ असेट उनको दिखाना ज़रूरी था। 50 करोड़ असेट्स दिखाकर क्या करते, सिंपल सी बात है। अब भाई बैंक में पैसा इसलिए भी रखना ज़रूरी है, इसलिए दिखाना ज़रूरी है कि मान लो बैंक तुमने खोल लिया, अब कोई लोन लेने आ गया, कोई लोन लेने आ गया, या तो फिर किसी को आप किसी को पर्सनल लोन देना चाहते हैं, या तो फिर बैंक को आप किसी दूसरे बैंक को पर्सनल लोन देना चाहते हैं, जो भी हो, तो आपके पास पैसे नहीं तो कैसे देंगे। तो बैंक को ये चीज़ रखना ज़रूरी था। फिर उसके बाद 1980 में क्या हुआ, अब 1980 और 1969 में कितना अंतर है, 11 साल का, और 11 साल में इन्फ्लेशन जो होता है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा समझे भी होंगे। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो पैसे की जो कीमत होती है ना, वो निर्धारित करता है इन्फ्लेशन रेट, कि भारत देश में या तो किसी भी विद इन कंट्री में कि उसका इन्फ्लेशन रेट उस देश का क्या चल रहा है। अब इन्फ्लेशन रेट जैसे जैसे ज़्यादा हो जाएगा, इन्फ्लेशन रेट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उस पैसे की कीमत घटती जाएगी। देखो ये ऐसे ग्राफ काम करता है कि इन्फ्लेशन इधर से बढ़ने लगा और इधर से बढ़ रहा है, और तुम्हारा फिर मनी का दाम घट रहा है। तो इस प्रकार होता है। बाय द वे आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी होगी यार, अभी पैंडेमिक में यही सारी चीज़ें तो हो रही है। पैंडेमिक में क्या हो रहा है कि देखा जा रहा है कि सरकार यहाँ पैसा छापे जा रही है, और उसके बाद डॉलर के मुकाबले में रुपये की कीमत देखो वैसे भी गिरती जा रही है, तो और इन्फ्लेशन बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिसेशंस भी आती हैं, डिप्रेशंस भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इसको आगे बताऊँगा, आप लोगों को कंक्लूड करूँगा इन सारी चीज़ों। तो आप इन सारी चीज़ों को लिख लीजिए थोड़ा सा, और फिर उसके बाद मैं आगे थोड़ा बढ़ जाता हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है फ़िलहाल। हाँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ा बैंक के बारे में आपको बता दिया हूँ। अब थोड़ा कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी है कि किस प्रकार से काम करते हैं। जैसे कि तुम्हारा ना बैंक किस प्रकार से काम करता है ये बता दिया मैंने। अब थोड़ा सा उसे क्लासिफाइड वे में बता देता हूँ। क्लासिफाइड वे मतलब किस प्रकार से काम करता है। बैंक के क्लासिफिकेशन का मतलब यही है कि बैंकों को किस प्रकार से हम रख सकते हैं, कौन सा कमर्शियल है, कौन सा स्मॉल फाइनेंस है, कौन सा पेमेंट बैंक है, कौन सा कॉर्पोरेट बैंक है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, फिलहाल वही सारी चीज़ें, कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स। अब आपको इसमें समझना ये है कि हमारे पास होता क्या है कि हम किस प्रकार के बैंक से अभी तक देखते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि BOB देखते हैं, हम देखते हैं SBI देखते हैं, हम देखते हैं HDFC बैंक देखते हैं, और कुछ चीज़ें हम देखते ही नहीं। हमारे न तो दिमाग में आता है कि इस प्रकार की चीज़ें भी हो सकती हैं, और न तो हमको वो सारी चीज़ें कुछ दिखाई देती हैं। तो फ़िलहाल अभी मैं सारी बातें करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूँ कमर्शियल बैंक के बारे में। कमर्शियल बैंक का मतलब सिंपल सी बात है, वाणिज्यिक बैंक। हिंदी थोड़ा देखते जाना, हिंदी भी बताते जा रहा हूँ। कमर्शियल बैंक मतलब वाणिज्यिक का मतलब मैं इंग्लिश में ही बताता हूँ। कमर्शियल का मतलब ये होता है कि उसके द्वारा
लोन लिया जा सकता है, उसके द्वारा मार्केट को लिक्विडफाइड किया जा सकता है, उसके द्वारा कई प्रकार की एंटिटी चलाई जा सकती है। तो कमर्शियल बैंक में जैसे कि आप पब्लिक बैंक में आता है, पब्लिक बैंक जैसे कि आपका BOP हो गया, जैसे तुम्हारा क्या हुआ SBI हो गया, है ना, SBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, और तुम्हारा जैसे कि इलाहाबाद बैंक हो गया, सिंध बैंक हो गया, सिंडिकेट बैंक हो गया, सिंध बैंक हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे, पंजाब बैंक क्यों भूल रहे हो उसे। और उसके बाद आता है फॉरेन बैंक, जैसा आपको वेस्टर्न एक कोई होता है ना, वेस्टर्न से रिलेटेड कुछ होता है, जो वहाँ से अगर भेजेंगे तो वो सारी चीज़ें बैंक फॉरेन बैंक में आते हैं। जैसे बाहर से कोई आता है, तुम्हारे भैया लोग कोई बाहर रहते हैं, तो वहाँ से जब वो पैसे भेजते हैं, जैसे मान लो कोई डॉलर से भेजता है, कोई जैसे क्या बोलते हैं वो, रियाल से भेजा, कोई क्वात से भेजा, समथिंग किसी भी प्रकार से, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया या तो फिर यूरो से भेजा, तो वो सारी चीज़ें आती है फॉरेन बैंक से, तो वहाँ पर हम इसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं। प्राइवेट बैंक जस्ट लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ तुम्हारा HDFC हो गया, जो प्राइवेट, जो मतलब कि जो प्राइवेट होल्डर्स होते हैं ना, वो प्राइवेट बैंक होते हैं बस। फिर उसके बाद RRB हो गया, RRB में तुम्हारा जो होता है रूरल रीजनल बैंक में इसको थोड़ा समझते हैं। रूरल रीजनल बैंक का मतलब ये होता है कि जैसा कि आप ग्रामीण बैंक को देखते हैं, जैसा बैंक ऑफ बड़ौदा की ही ग्रामीण हो गया, ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, और इसी प्रकार SBI के भी ग्रामीण बैंक समथिंग हो तो होता है, तो वो सारी चीज़ें RRB में भी आती हैं। तो आपने आई थिंक रिसेंटली अभी कुछ वैकेंसीज़ आई हैं RRB की, तो वो वही वाले बैंक हैं। उसी में क्या आपको कोई कुछ बना देंगे, जैसे कि क्लर्क बना देंगे, बाबू बना देंगे जिसे बोलते हैं, मैनेजर बना देंगे, तो वो सारी चीज़ें आपका RRB हो गया। अब ये हो गया आपका कमर्शियल बैंक। तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लीजिए, आपको अगर समझ में आ रहा है तो ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो ताकि आप लोगों को थोड़ा समझने में थोड़ा आसानी हो। देन आफ्टर मैं आपको बताऊंगा अभी। अब हाँ, ये सारी चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। स्मॉल फाइनेंस हो गया है। स्मॉल फाइनेंस में क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा NBFC क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस होती हैं ये सारी चीज़ें। तो ये सब क्या होती है ना, जैसे कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि जैसे कि तुम्हारे ये जो पैसा पहले दिया करते थे, लोन दे देते थे, उसके बाद देन आफ्टर तुम्हें क्या कुछ इंटरेस्ट रेट में देना पड़ता था। तो उसी प्रकार स्मॉल फाइनेंस होता है कि ये लोन दे देते हैं, बहुत अच्छे दाम में ये भी देते हैं। फिलहाल ये सारी चीज़ें जो मैनेज करती है वो सब RBI ही करती है, RBI के अंतर्गत ही आते हैं। तो NBFC हो गया, जैसे कि वो सारी चीज़ें स्मॉल फाइनेंस में आ गए। पेमेंट्स बैंक जैसा कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि पेटीएम वगैरह हो गया, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे वगैरह समथिंग जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, अमेज़न पे, व्हाट्सअप पे भी आ गया। अगर आप व्हाट्सअप चलाते हो तो एज़ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप व्हाट्सअप में भी ये सारी व्यवस्थाएं पा सकते हैं। पेमेंट बैंक, देन आफ्टर उसका हो गया कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कोऑपरेटिव बैंक समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने एक कोऑपरेटिव एक्ट लाया है। देखो कोऑपरेटिव बैंक होता क्या है, इसको सबसे पहले समझते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब होता है एक संस्थान, एक ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, इंडिविजुअल लोगों के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है इसे, कोऑपरेटिव बैंक को। ये ठीक किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो कि 10 बंदे हैं, 10 बंदों ने क्या किया, 10-10 रुपये इकट्ठा किया, और 10-10 रुपये को इकट्ठा करने के बाद उसको एक स्थान पर रख दिया, और उसके बाद जिसको जो ज़रूरत हो, जिस हिसाब से ज़रूरत हो, या तो फिर दूसरों को देना चाहे तो उस हिसाब से वो भी पैसे उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, तो वो कोऑपरेटिव बैंक में आता है। तो इसको ही समझ लिए। देन आफ्टर अब क्या आता है, RBI एक्ट। RBI के बारे में थोड़ा समझते हैं, क्योंकि RBI होता है ना सबका बाप, समझें। RBI बाप मतलब ये होता है क्योंकि सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो भी चीज़ें हैं, अगर जैसे कि बैंक में अगर देखा जाए कि बैंक का रेगुलेशन कैसे होगा, बैंक किस प्रकार काम करेगा, बैंक इंटरेस्ट रेट जैसा लोन देता है तो उसमें क्या है, कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, RBI जो बैंकों को देता है उसमें कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, तो ये सारी चीज़ें ना RBI डिफाइन करती है। तो RBI को समझने से पहले हम उसके थोड़े हिस्ट्री को देख लेते हैं, बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है।
तो आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मतलब यही सिंपल सी बात कि यार ऐसा करते हैं कि कुछ जैसा कि ब्रिटिशर्स जो थे उनके दिमाग में यही आया हुआ होगा कि कुछ रिजर्व्स रख लेते हैं भारत देश के लिए, क्योंकि भारत देश को चलाने के लिए रिजर्व की उनकी ज़रूरत थी। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि उन्होंने आरबीआई की एक, जैसा कि आज पार्लियामेंट में जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी चीज़ लागू करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है तो उसको पार्लियामेंट में लाते हैं। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि उस वक्त की जो पार्लियामेंट थी ब्रिटिशर्स के द्वारा जो चलाई जाती थी, वहाँ पर ये एक्ट लाया गया, आरबीआई एक्ट। अब वहाँ भी क्या होता है ना, जिस प्रकार से आज पार्लियामेंट में सेशंस बैठती हैं, फिर उसके बाद दिन आफ्टर बिल्स को पारित किया जाता है, जिसे पास कहते हैं, पास करवाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार आरबीआई एक्ट आता है। 1934 में आता है ये एक्ट, 1934 में आता है एक्ट। फिर उसके बाद जब ये एक्ट आता है, देखो सबसे पहले आता है बिल के बाद बनता है वो एक्ट, समझे। और देन आफ्टर जब वो एक्ट बन जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये तो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की जाती है। तो उसी प्रकार से 1935 में ऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो और ऑर्गेनाइजेशन बनता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, समझ लीजिए आरबीआई का ऑर्गेनाइजेशन 1935 में इस्टेब्लिश किया जाता है। देन आफ्टर इन 1937 में ये मुंबई को शिफ्ट हो जाता है, जहाँ आज इसका हेडक्वार्टर है। तो मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ। देखो जब आप बैंक के बारे में पढ़ेंगे ना, तो बैंक के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बैंक का जो एक हब है वो महाराष्ट्र है। फिर से सुनना, बैंक का जो एक हब है ना वो महाराष्ट्र है, मुंबई है, बेसिकली मुंबई है। तो जब आप लोग बैंक के बारे में पढ़िए, तो जब हेडक्वार्टर वगैरह पढ़िए ना, तो थोड़ा सा उसको ठीक से पढ़िए, क्योंकि ना हेडक्वार्टर जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा यार हेडक्वार्टर्स ना बेसिकली उसके सबसे ज़्यादा ना मुंबई में है। तो एक हमारा पॉइंट ना उससे क्लियर रहता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो छोटी सी डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा हेडक्वार्टर्स के बारे में। तो आरबीआई ये मुंबई में इस्टेब्लिश हो जाता है 1937 में। देन आफ्टर उसके बाद क्या होता है, अब ये चलता है, इसका संचालन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन देन आफ्टर व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंट मीन्स जब हम स्वतंत्रता पाते हैं 1947 में, देन आफ्टर होता क्या है कि हम 1949 में इसको नेशनलाइज्ड कर देते हैं। नेशनलाइज्ड करने का सिंपल सा मतलब यही था कि इसको गवर्नमेंट चला सके, गवर्नमेंट के हाथ में ये रहे, प्राइवेट सेक्टर से आकर ये गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए। देन आफ्टर क्या होता है, अब देखिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। ये सारी चीज़ें समझना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अगर कहानी से बताता रहूँगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। सो ये सारी चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी था। अब देखो होता क्या है, थोड़ा सा इस सिस्टम को थोड़ा समझते हैं। अब मान लो बैंक इस्टेब्लिश हो गया, बैंक रेगुलेशन भी हो गया, आरबीआई उसको रेगुलेट करने लगी। जो आरबीआई एक्ट है 1935 के द्वारा उसको रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा ही। अब देन आफ्टर क्या होता है, अब मान लीजिए कि बैंक किसी को लोन दे रहा है, ये तो आरबीआई बैंकों को लोन दे रहा है, जैसा बीओबी को लोन देना है, बैंक ऑफ बड़ौदा को लोन देना है, आरबीआई के द्वारा आरबीआई के पास हो गई। आरबीआई के पास जब जाएगी तो फिर उसके बाद वो कहेगी कि हमको लोन दे दीजिए। अब लोन दे देगी, ठीक है, लेकिन लोन किस रेट में देगी, क्या लेगी वो, उसके पास भी कुछ तो रहना चाहिए ना भाई। जैसे कि मान लो तुम छोटी सी बात है, जैसे दोस्तों को तुम पैसा देते हो, मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने डिमांड किया फ़िलहाल इस सारी चीज़ों का, उस पर वो सारे दोस्त देख रहे हो तो बहुत अच्छा है, फिर पैसे ना मांगना फ़िलहाल। तो होता ये है कि बैंक को जब आरबीआई जब बैंकों को एक मिनिमम रेट होता है कि देखो यार हम एक मिनिमम रेट देंगे कि इस रेट में हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, उसके बाद जब आपका एक ड्यू होगा, उस ड्यू में आप हमको इतना रिफ़ंड कर देना। तो बैंक मान जाती है, ठीक है रिफ़ंड कर देंगे। तो वो जो बैंक आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट में दूसरे बैंकों को, जस्ट लाइक बीओबी जैसे टाइप लोगों को, बैंकों को, या तो एसबीआई टाइप बैंकों को जब लोन देती है तो उसे बोलते हैं रेपो रेट। जिस रेट में बैंक आरबीआई बैंक दूसरे किसी बैंक को, कमर्शियल बैंक को, प्राइवेट या तो फिर पब्लिक या तो फिर फाइनेंस या तो फिर किसी भी प्रकार के पेमेंट बैंक सिस्टम को जिस रेट में पैसे देती है, जिस इंटरेस्ट रेट में, उसे रेपो रेट बोलते हैं। और वो रेपो रेट है इस वक्त 4%। मतलब कि अगर हमने आपको 1000 रुपये दे दिया
तो उसमें 4% के दर पर हम आपसे इंटरेस्ट रेट लेंगे और आपसे वो पैसा हम रिटर्न लेंगे। देन आफ्टर क्या होता है, अब आ गया, ठीक है, आरबीआई ने बैंकों को दे दिया। अब क्या होता है, मान लो आपके पास पैसे, मान लो एसबीआई या तो फिर बीओबी के पास पैसे ज़्यादा है भाई साहब। अब पैसे मान लो ज़्यादा हो गए, क्या करोगे, इनफ्लो में हो गया, फ्लो हो गया, उसका फ्लो पूरा बढ़ने लगा। तो सोचा यार अब क्या करें, कोई लोन लेने वाला नहीं है, क्योंकि भाई बैंक एक ही हिसाब से काम करता है, या तो जितना लोन वो दे सके किसी दूसरों को उतना ही वो प्रॉफिट है। लोन से ही पैसे कमाती है, आपके जमा करने से वो ज़्यादा पैसे नहीं कमाती है, एक चीज़ समझ रही है, क्योंकि वो उसी के अंदर है ना, वो इन्वेस्ट नहीं करेगी तो कैसे, मतलब बैंक भी इन्वेस्ट करता है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देगा, फिर उसके बाद उससे वो अर्न करता है पैसे। देन आफ्टर जो बैंक जिस रेट में, समझो, जिस रेट में आरबीआई को अपना पैसा वो देती है, जिस रेट में आरबीआई को कोई बीओबी टाइप कोई भी बैंक पैसे देती है, तो वो रिवर्स रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट। और वो इस वक्त 3.5% कि अगर वो 1,000 रुपये बैंक कोई नॉर्मली बैंक कोई आरबीआई को देगी तो 3.5% की दर पर उसको वो इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये हो गया। देखो मैं टर्म्स बता रहा हूँ, टर्म्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार इस प्रकार के टर्म्स आ जाते हैं, मैं आगे कई क्लास में इस प्रकार के नाम ले सकता हूँ। रेपो रेट, इतने रेपो रेट में ये हुआ, रेपो रेट यहाँ इतना था, या तो फिर रिवर्स रेपो रेट इतना था। तो ये सारी चीज़ें ना समझने के लिए इन सारी चीज़ों के टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप CRR हो गए, कैश रिजर्व रेट। कैश रिजर्व रेट क्या होता है, देखो कैश रिजर्व रेट ये चीज़ होता है कि आरबीआई जो होती है ना, वो किसी एक बैंकों से, छोटे मोटे बैंकों से, जैसा कि बीओबी से ही पैसा कुछ रखवा लेती है। पैसा इसलिए रखवा लेती है कि मान लो कल बैंक कोई डूबने लगे तो उस पैसे का इस्तेमाल वहाँ किया जा सके, तो उस हिसाब से कैश रिजर्व रेट वो रखा जाता है कि मतलब इस एक रेट होता है, मतलब एक, देखिए ये 3 से 5% आई थिंक, या नो ये रुको थोड़ा लिख देता हूँ इसे, 3% से 15%, समझो कि मतलब एक बैंक में जितना पैसा है उसका 3% से 15% तक पैसे आरबीआई अपने पास रखवा लेती है। आरबीआई अपने पास इसलिए रखवा लेती है ताकि कल को कोई दिक्कत हो तो उसको हैंडल किया जा सके। देन आफ्टर उसके बाद SLR आता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये एक ऐसी व्यवस्था होती है आरबीआई की कि उसमें ये क्या कहता है कि आप ना 18.5% तक, फिलहाल इसकी 40% है, मतलब एक्सटेंड किया जा सकता है 40% तक, लेकिन अभी है 18.5%। तो ये नॉन कैश होता है। नॉन कैश मतलब इसमें कैश नहीं रखना पड़ता है, इसमें जैसे गोल्ड रिजर्व हो गया, है ना, गोल्ड रिजर्व हो गया, मान लो उसके पास फॉरेन एसेट्स कुछ रखे हैं, डॉलर्स वगैरह रखे हैं, या तो फिर कुछ भी रखा हुआ है एसेट के तौर पर, तो वो आरबीआई जो होती है वो बैंकों से ये चीज़ रखवा लेती है कि कंफर्ट में वो लोग रहें और अच्छे से रेगुलेट करते रहें। तो आप सारे लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको ये रिवाइज करने में थोड़ा मदद करे, और पीडीएफ वगैरह की व्यवस्था आपको कर दी जाएगी बाद में। फिलहाल इसको आप जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा बताता हूँ आरबीआई के बारे में कि आरबीआई कैसे काम करती है। कहाँ गया वो, मिटाने वाला भाई, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देन आफ्टर हम क्या समझते हैं, एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं समझना, बट थोड़े से समझ लेना है हमें, वो है आरबीआई बोर्ड। देखो आरबीआई बोर्ड क्या होता है। आरबीआई बोर्ड को समझने के लिए आपको इस प्रकार समझना चाहिए कि देखो जब एक जैसे क्लास 1 होती है तो क्लास को हैंडल करने के लिए कौन होते हैं, क्लास को हैंडल करने के लिए वहाँ का एक क्लास मॉनिटर तैयार किया जाता है। क्लास मॉनिटर क्या होता है, वो जो वहाँ का क्लास के जो एक टीचर, क्लास टीचर जिसे बोलते हैं, उसको वो नोटिस भेजता है कि सर यहाँ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो उसी प्रकार आरबीआई क्या होती है ना, वो एक प्रकार की बोर्ड तैयार करती है, आरबीआई बोर्ड जिसे बोलते हैं, जिसमें कुछ मेंबर्स उसमें बैठाए जाते हैं। अब मेंबर्स इसलिए बैठाए जाते हैं कि उसका रेगुलेशन कैसे चल रहा है वो सारी चीज़ें देखी जा सके। मार्केट में मनी की लिक्विडिटी कैसे है, मार्केट में मनी का इनफ्लो कैसे चल रहा है, किस प्रकार से सारी चीज़ें काम कर रही हैं, कौन बैंक का बैड लोन है, कौन बैड लोन मतलब समझ रहे हो ना, एनपीए जिसे बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसको भी अभी बताऊँगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट की सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि आरबीआई एक बोर्ड तैयार करती है जिसे आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के तौर पर आप देख सकते हैं। जैसे कि कुछ ये थोड़ा समझना ज़रूरी है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है।
तो आप इसमें आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा लिख लेते हैं आरबीआई सेंट्रल बोर्ड, थोड़ा सा लिख लेते हैं, बस थोड़ा सा जल्दी से लिख लेते हैं आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। अब इसमें क्या होता है, आरबीआई सेंट्रल बोर्ड में क्या होता है, इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, मतलब कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं कि ऑफिशियल डायरेक्टर्स रखे जाते हैं और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, मतलब समझाता हूँ अभी। ऑफिशियल डायरेक्टर ये इतना कभी कभी क्या होता है कि जैसा कि पेपर आप देने गए हो तो उसमें इस प्रकार का डाल देता है कि उसमें ऑफिशियल होते हैं, नॉन ऑफिशियल होते हैं, और उसमें इस प्रकार से भी पूछ लेता है कभी कभी कि कितने मेंबर होते हैं। जैसा कुछ एमसीक्यू इस प्रकार से आ जाते हैं, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर, दिखाई दे रहा आपको, डायरेक्टर। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं, तो हमें ये चीज़ें ना उस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है। तो आप इसमें लिख लीजिए ऑफिशियल डायरेक्टर में, जैसे जिसमें गवर्नर रहते हैं और 4 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नहीं हो सकते। गवर्नर मतलब एक उसको संचालन, फिलहाल वो गवर्नर नहीं जो स्टेट्स में होते हैं। तो और इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए कि पहला गवर्नर कौन था आरबीआई का, लिखिए थोड़ा, सर एसबॉर्न स्मिथ। मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट। देखो इसमें आप ऐसे लिखिए, आप इसमें ऐसे लिखिए कि इसमें कौन कौन रहते हैं। जैसे गवर्नर रहता है, गवर्नर प्लस नॉट मोर देन 4 मेंबर, 4 गवर्नर, समझें, 4 गवर्नर, ठीक। ये आपने लिख लिया कि नॉट मोर देन 4 गवर्नर, मतलब 4 गवर्नर से ज़्यादा नहीं होंगे, ऐसा फिलहाल बोर्ड की एक मंशा है। इसको ना पूछिएगा क्यों ऐसा होता है फिलहाल। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा लिख लेना है कि डीसी देशमुख के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के एग्ज़ाम में कभी पूछ लिया जाता है कि पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के। तो आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर कौन था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, गवर्नर, या ऑफ कोर्स गवर्नर तो मेरे हिसाब से आप लोग जानते होंगे। इस वक्त कौन है गवर्नर, इस वक्त गवर्नर कौन है बताइएगा, थोड़ा नीचे कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा बता दीजिएगा, थोड़ा हम भी जान लेंगे। ऑसबॉर्न स्मिथ फर्स्ट, आप ऐसे लिख लीजिए, ऑसबॉर्न स्मिथ, ये ब्रिटिशर्स था, नाम से जिसे पता चलता है इसका, अच्छा आदमी था। फिर उसके बाद फर्स्ट इंडियन के बारे में थोड़ा लिख लीजिए। ये इस प्रकार की चीज़ें ना आ जाती हैं, मान लो एग्जाम्स में। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था, डीसी देशमुख। फिलहाल इससे आप देसी से ही याद रखिए, देसी ही थे, डीसी देशमुख सर वगैरह आप लगा लीजिएगा। तो पहले कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ था, और सेकेंड थे फर्स्ट इंडियन में ही डीसी देशमुख। तो आप इतना थोड़ा लिख लीजिए जल्दी, है ना। और फिर उसके बाद आपको मैं थोड़ा नॉन ऑफिशियल के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए अब होता क्या है ना कि देखो सारी चीज़ें होती हैं भाई। आरबीआई क्या होता है ना, 2 तरह से काम करती है। एक आरबीआई ना एक अपने आप को स्वतंत्र भी रखना चाहती है, और एक एग्जीक्यूटिव्स भी उसमें रहना चाहते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब कि जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जैसे हो गए, तो उस प्रकार ना नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, आप इतना लिख लीजिए, थोड़ा जल्दी से लिख लीजिए करें, हाँ ठीक, ओके। सो डन इट, एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू नॉन ऑफिशियल्स। अब नॉन ऑफिशियल्स में थोड़ा ध्यान देने की बात है, क्योंकि इस प्रकार के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। तो 10 डायरेक्टर्स, 10 मतलब समझ रहे हैं। अब यहाँ लिखिए 10 डायरेक्टर्स, सबसे पहले लिखिए 10 डायरेक्टर्स होते हैं इसमें, अभी आपको बता रहे हैं 10 डायरेक्टर्स। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स में आपको 10 डायरेक्टर्स होते हैं। 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स का मतलब ये है कि वेरियस फील्ड जैसा कि कहीं से भी हो सकते हैं, और 2 डायरेक्टर इसमें होते हैं, ये होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, बाय गवर्नमेंट, है ना। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाय गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव जिसे बोलते हैं, है ना, गवर्नमेंट्स, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और फिर उसके बाद अदर्स में भी होते हैं। अदर्स का मतलब कुछ
और भी उसमें रखे जा सकते हैं, मतलब कुछ उसमें और रखे जा सकते हैं। तो उसमें हैं 4 डायरेक्टर्स होते हैं जो लोकल बोर्ड्स का निर्माण करते हैं। अब इसको थोड़ा तुरंत लिखिएगा, तुरंत लिखिएगा, ठीक। हाँ, अब इसमें 4 और डायरेक्टर्स होते हैं। 4 डायरेक्टर कहाँ से आ जाते हैं? जैसे लोकल्स, ये लोकल्स होते हैं। लोकल क्यों होते हैं? लोकल इसलिए होते हैं ताकि उस बैंक को समझ सके भाई, क्योंकि आप पास में कहीं रहेंगे, आप रीजनल हैं, आप वहीं के रहने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा वहाँ की जोग्राफी, फिलॉसफी वगैरह समथिंग सब कुछ सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसलिए इसका भी प्रावधान उसमें रखा गया है। अब उसमें हम थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट होती है। इम्पोर्टेंट इसलिए है, देखो मेरा फ़ोन बज रहा है फ़िलहाल, फ़ोन बज रहा है, फ़ोन कोई बात नहीं, अभी देखता हूँ। आप ना मैं आपको थोड़ा कुछ बैंकों के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको बताऊँगा। हाँ, आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में और IMF के बारे में, वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में। देखो वर्ल्ड बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है फिलहाल, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले छोटी सी बात वर्ल्ड बैंक को ही समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा अगली क्लास में। वर्ल्ड बैंक क्या होता है? देखो जैसे कि आपका वर्ल्ड बैंक 4 प्रकार से काम करता है। वर्ल्ड बैंक देखो, जैसा कि छोटे छोटे बैंकों का बाप कौन हुआ? RBI। अब भाई मान लो RBI को प्रॉब्लम हो गई, RBI छोड़ो, देखो मैं आपको बताता हूँ, जो वर्ल्ड बैंक होता है और IMF होता है, इन दोनों की पॉलिसी ना एक प्रकार से सेम ही होती है। थोड़ा सा इसका हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, देन आफ्टर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। वर्ल्ड बैंक जो है वो इसी प्रकार काम करता है कि जैसे कि हमारे RBI को काम पड़ गया, पैसे की ज़रूरत हो गई तो ये ले सकते हैं। हमारे भारत देश गवर्नमेंट को किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में या तो फिर किसी स्कीम्स में लगाना है, तो उसको दिखाकर, वर्ल्ड बैंक को दिखाकर कि हम इस पर काम कर रहे हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द ह्यूमैनिटी बेस। मतलब ये नहीं कि चलो मैं टेररिज्म के लिए मैं कुछ वो खरीद लेता हूँ, वेपन्स खरीद लेता हूँ, तो इसके लिए नहीं वर्ल्ड बैंक देती है फिलहाल, वो सिर्फ देती है उसके देखो ना रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। हर चीज़ के देखो यार रूल एंड रेगुलेशंस होती है, और उस रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा ही कोई चीज़ काम कर सकती है, कोई चीज़ चालू हो सकती है, तो आगे बढ़ सकती है, घट सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो उसी प्रकार से बैंक ऑफ मीन्स वर्ल्ड बैंक के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, IMF के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपको मैं छोटी सी बात बता देता हूँ, 1991 में जब हमारे भारत देश में सबसे बड़ा कैश रिजर्व की डिफिशियंसी आई है, मतलब हमारे भारत देश में कुछ ऐसा माहौल बन चुका था 1991 में कि हमारे भारत देश में पैसे की इतनी किल्लत हो गई थी कि हम किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते। इंपोर्ट मतलब कि वहाँ से हम खरीद नहीं सकते थे कुछ चीज़। हमारे ऐसा कहा जाता है कि सात मीन्स 2 हफ्ते तक के लिए हमारे पास रिजर्व बचे हुए थे, वही 6-7 बिलियन बचे हुए थे। तो 6-7 बिलियन बचे हुए थे, और अब समझ सकते हैं कुछ हो नहीं सकता था। तो फिलहाल तब क्या था कि हमारी इकोनॉमी जो थी ना वो विद इन कंट्री में ही चलती थी। फिलहाल मैं इसको बताऊंगा आपको ग्लोबलाइजेशन में, जब इसका टॉपिक आएगा तो बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। तो इसी प्रकार ना तो बैंकों का एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, उसी हिसाब से ये बैंक भी किसी भी एंटिटी को दिया जाता है। इवन तो अगर मुकेश अंबानी भी अगर जाए वर्ल्ड बैंक में पैसा मांगने के लिए, तो वर्ल्ड बैंक पैसा दे देगी, लेकिन इट वेरी इंपॉर्टेंट कि बैंक वो गवर्नमेंट से थोड़ा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। जो एंटिटी जा रही है, जो भी पर्सन जा रहे हैं, एंटिटी जिसे बोलते हैं, जो एंटिटी पर्सन वहाँ जा रही है पैसे लेने वर्ल्ड बैंक से, वो गवर्नमेंट उस विद इन कंट्री का गवर्नमेंट से वो रिकॉग्नाइज्ड पर्सन होकर तभी जाएगा, तभी उसको पैसा वो दे सकती है। उसके बाद उसके भी रेट्स होते हैं, उसको भी बताऊँगा, सारी चीज़ें बताया जाएगी। तो आज की क्लास में यहीं बंद कर देता हूँ। बाय द वे काफ़ी गर्मी है, सो हाय, वेलकम नहीं है, बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।